सबसे पहले तो आप दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। लाखों करोड़ों दरूद हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उम्मत पर, उनकी हुर्मत पर हमारी जान भी निछावर। आप सबको पता है कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर और वो स्कूल जाना शुरू होता है तो जो चंद पहली चीजें वो पढ़ता है और समझता है, उनमें से, उन चंद चीजों में से एक चीज 6 सितंबर के दिन की कहानी है। 6 सितंबर के दिन और रात की कहानी, और उससे पहले के जो चंद अयाम हैं उसमें इस कौम की माओं ने जो बहादुर सपूत पैदा किए और उन्होंने अपनी माओं के दूध की लाज रखते हुए दुश्मन से तादाद में भी कम होने की बावजूद, असले की ताकत से भी कम होने के बावजूद और मालो दौलत और दूसरे रिसोर्सेज कम होने के बावजूद सिर्फ एक नया मुल्क बने हुए, अभी जिसको 20 साल भी नहीं हुए थे, माओं ने ऐसे बेटे जने कि उन बेटों ने ना सिर्फ दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा किया, बल्कि उन्हें मरदूदा उन्होंने घर तक छड़ के आए। 6 सितंबर का एक ऐसा दिन है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब सितंबर का महीना शुरू होता है, अगस्त का पूरा महीना पूरा पाकिस्तान हरे रंग में रंगा होता है। हर शख्स ने अपने सीने पे परचम जमाया होता है, बच्चों ने झंडियां लगाई होती हैं और वतन अजीज के तूलो अर्ज में हर शख्स आजादी के उन दिनों को मनाता है। और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो पूरा मुल्क जो है वो अपने शोहदा के खून की लाली को याद करता है, उस बहे हुए खून की खुशबू को याद करता है और इस चीज का अयादा करता है हर शख्स, वो भले यहां खड़ा कैमरामैन हो, भले पीछे डेस्क पे बैठा हुआ रिपोर्टर हो, भले यहां फील्ड का सहाफी हो, यहां फैसलाबाद का ताजर हो, या मेरे डजकोट के पीछे के किसान हो, या गुजरावाला में कोई फैक्ट्री का मालिक हो, या बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शहरी हो, सिंध के अंदर बैठा शहरी हो, केपी का हो, कश्मीर का हो, जीबी का हो, मुल्क के किसी तूलो अर्ज में बैठा कोई शख्स भी किसी शोबा से वाबस्ता भी हो, वो ये समझता है कि अगर मुल्क को जरूरत पड़ी तो उन्हीं शोहदा के जो भाई अब वर्दियों में मलबूस हैं, उनके शाना बशाना खड़े होके हम में से कोई भी अपने खून का एक कतरा भी जिस्म में रखने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो वतन की हुर्मत पे बहाने को तैयार होंगे। आज मैंने भी हाजिरी दी, हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फख्र है, जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी, उसके शोहदा ने शहादतें पेश की, वो सितंबर की रातें और दिन कभी रहती हुई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। हमें अपनी एयरफोर्स के उन शहीदों पर और हमारी आज की एयरफोर्स पर और हमारी दूसरी अफवाज पर फख्र है। आज भी जो हमारी एयरफोर्स है उसकी जो क़यादत है वो एक बेहतरीन एयर मार्शल साहब के हाथ में है और पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फर्ज है सियासत से बालातर होके, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाजिरी दें, उनके वालदैन को बताएं
कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। ये कौम के अंदर जो भी सब कुछ आज हो रहा है, ये आपके बेटों की, बेटियों की जो शहादतें उनकी देन है। तो मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि हाजिर हूं। आज मैंने फैसलाबाद के पाक फजाइया के एक शहीद, उनकी कब्र पर हाजिरी दी, उनके वालिदैन के पास हाजिरी दी, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और उनके वालिदैन से ये अपना एक्सप्रेस किया, इस चीज का इरादा किया कि पूरी कौम उनकी इस कुर्बानी की शुक्रगुजार है और बड़ी इज्जत से देखती है। इसके साथ साथ जो एक बात बहुत तकलीफ देती है, जिस बात ने बहुत तकलीफ दी, वो कल मौलवी फजलुर रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूं, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ हुई। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि मौलवी फजलुर रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजलुर रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजलुर रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हैं हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफी मांगी? क्या आपने जो जमीनें केपीके के अंदर, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, वो लेने पे माफी मांगी? जब आपने डीआई खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पर आपने माफी मांगी? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफी मांगी? दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पर माफी मांगी? पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफी मांगी? डीआई खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके, कि आपने माफी मांगी? शोरकोट में एक घर, 5 एकड़ अराजी, वो आपने ली, कि आपने माफी मांगी? चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफी मांगी? आपने गुल वजीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के उनके नामों पर लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद की हुकूमत में आपने 1993 और 96 के दरमियान में डीजल की स्मगलिंग की, डीजल पिया, क्या आपने माफी मांगी? आपने अपने ड्राइवर और रऊफ मामा और ड्राइवर अब्दुल्ला के जरिए करप्शन की फ्रंटमैन बना के लूटमार की, क्या आपने माफी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। लेकिन जुर्रत आपकी यह है कि आपने तो आज तक वतने अजीज के लिए पसीने का कतरा कहीं नहीं बहाया। हाँ, जब आप हलवा शलवा खाते हैं तो आपको पसीना आता है, वो हमें पता है, वो खाने के लिए आपको पसीना आता है। वतने अजीज के लिए तो आपने पसीने का कतरा कभी जमीन पर नहीं बहाया। और आपकी ये जुर्रत कि आप वतने अजीज के लिए खून देने वालों के लिए सितंबर के महीने में इस तरह की मुगल्लज़ात फरमाते हैं। तो मौलाना साहब, कुछ आपके और कारनामे भी कौम के सामने रखता हूं, ताकि जिनके कहने पर कल तक तो आपके साथी हिंदुस्तान के पीछे लग के
उन लोगों के साथ लंदन में मुलाकातें कर रहे थे जो पाकिस्तान को गंदी गालियां देते थे, जो मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता। और उस मुलाकात के ऊपर आप लोग फरमाते थे कि यह बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और आज जब वो अपनी धोतियों और जूतियों समेत वहां से भाग गए हैं और उन्होंने ना अफगान कौम के साथ किया हुआ कोई वादा याद रखा और ना पूरी दुनिया से लिया हुआ कोई फंड याद रखा, उस वक्त आप जीतने वालों को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। तो विकेट के एक तरफ खेलें कि आप किसके साथ हैं, ये बताएं जरा। और उसके बाद क्या आपने माफी मांगी? ये जो बयान था ये रिकॉर्ड पे रहा, बड़े साल रिकॉर्ड पे रहा, आपने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। ये कहता ये है कि मौलवी फजल ने, मैंने मौलाना नहीं कहूंगा क्योंकि कोई काम मौलाना वाला नहीं है, मौलवी फजल साहब ने रिपीटेडली आस्क्ड यूएस टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर। ये देख लें, ये 2007 में छपा, आज तक इन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। क्या आपने इस पर माफी मांगी? चले सितंबर के महीने में ना से ही किसी और महीने में ही मांग लेते। आगे चलते हैं। विकीलीक्स आई, पूरी दुनिया में जिस जिसने करतूत की थी वो शर्मिंदा जरूर हुआ। विकीलीक्स क्या है? घर में बैठे लोगों के लिए जब कोई भी अमेरिकी सफीर या अमेरिकी नुमाइंदा दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी से मुलाकात करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है दफ्तरी, हमारे भी सफीरों की होती है, हर मुल्क के सफीरों की होती है कि वो जो मुलाकात करें उसको लिख के सारा अहवाल पीछे भेजें कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, अगले बंदे ने क्या मांगा, क्या बात की, किस बात के ऊपर उसने एजिटेट किया, वो तमाम चीजें उन्होंने लिख के भेजनी होती हैं हर फॉर्मल मीटिंग की। फजलुर रहमान साहब की मीटिंग हुई, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये 20 नवंबर को मुलाकात हुई और 2007 के 20 नवंबर को और 27 नवंबर को अमेरिकी एम्बेसी से एम्बेसडर ने ये खत अमेरिका में भेजा, ये वाला। उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर तुसी मैनू वजीर आजम बनाओ तो मैं आपको हर किस्म का तावन करने को आपके साथ तैयार हूं। यह था फजलुर रहमान साहब का वहां पर कारनामा और ये उनकी वहां पर ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। फजलुर रहमान ने यह भी कहा 2011 में कि मैं अमेरिकियों से बाहर मिलना चाहता हूं। ये एक और लीक है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें फिक्र है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मुलाकात के अंदर अमेरिकियों के साथ जो बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगी। ये 2007 की बात कर रहा हूं। फजलुर रहमान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अमेरिकियों से पाकिस्तान से बाहर जाके मुलाकात करना चाहता हूं। वो विचली गल नहीं होंगी जी, विचली गल बाहर करनी है जरा। वो जिवें हलवे की प्लेट दे विच सौगी हुंदी है ना, जिन्हों उर्दू स्पीकिंग किशमिश कहते हैं, वो विचली गल जी बाहर करनी है जाके। क्या आपने इसमें माफी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। ये मैंने जो आपको खत दिखाया विकीलीक्स का पहले जो 2007 का था, इसमें जो बात की, ये मैंने आपको खत दिखाया अभी, ये 2007 का। इसमें यह कहा गया कि अगर आप मुझे वजीर आजम बना दें, यह खबर आई उसके बाद, आपको याद होगा कि अगर आप मुझे वजीर आजम बना दें तो जो कहोगे मैं करांगा, जेस भा आखोगे हर शय वेचांगा। शायद शहर तो बाहर लोगों को पता ना लगे, हुण जरा रिवाज बदल गया है। ਜਦੋਂ मैं स्कूले पढ़ता सा तो असी बार्टर सिस्टम च छावां खरीदी दियां सन पिंड। मैं आप भी जिहड़ा सस्ता फ्रूट हुंदा सी ਉਹ दाणियां तो 2 तोल हुंदा सी, मौलवी फजल साहब वर्गा, ते जिहड़ा महंगा फ्रूट हुंदा सी ਉਹ कोई दाणियां तो आधी हुंदा सी, कोई दाणियां दे भाव हुंदा सी। ਉਹ घरों असी छन्ना दाणियां दा भर के देईदा सी ते ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तोल के कोई फ्रूट दिंदा सी। ये मैं आप लैंदा रहा। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ दुनिया 'ਚ बड़ी तरक्की हो गई, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ अजे भी वही हाल है। हुण जाके उत्थे कुछ काम हो रहा, स्कूल अगे बनवा रहे हैं। सो क्या आपने इस पे माफी मांगी? मौलवी फजल साहब, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आपने जो करप्शन और लूटमार की अरबों रुपए की, उस पर आपको बुलाया
और आपने कहा कि मुझे कोई करप्शन के इल्जाम में नहीं बुला सकता। मैं किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हूं, मैं किसी नैब के सामने हाजिर नहीं होऊंगा। क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? आप किस चीज के मौलवी हैं? क्योंकि जिस मजहब का पैरोकार मैं हूं, जिस नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम मैं हूं, उनके जो दूसरे गुलाम थे हमारे खुलफाए राशिदीन, बहुत बड़े नाम, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह अन्हा, क्या वो अदालतों में पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने यह जवाब दिया कि मेरे पे कोई चीज लागू नहीं होती? क्या उनसे जब चादरों के सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब नहीं दिए? क्या जब जरा का एक मुकदमा था तो क्या हजरत अली करमुल्लाह वजह अदालत में पेश नहीं हुए? तो तुसी कौन हो? तुसी किस खेत दी मोली हो? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੱਦ ਹੈ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फजलुर रहमान साहब, आपने सियासत करनी है ना तो जी भर कर करें। आप हमेशा अपने रेट से ऊपर बिके। जो सियासत की एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपकी कीमत होनी चाहिए थी, उससे आप कई गुना ऊपर बिके। आपके पास जो शेयर्स थे उनको आपने ज़रब तकसीम देकर कई तरीके से ऊपर किया। शेयर आपके पास 5 सीटों के थे, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर करके आप 25-30 शेयर बता के बेचते रहे। आप अपनी कीमत से बहुत ऊपर बिकते रहे हैं। यह तो शुक्र खुदा का है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क में सियासत में आए। पिंडां दे विच मैल कड्ढण वास्ते रंग कार्ड इस्तेमाल करते हैं असीं। जिस वेले जिमीदार रंग कार्ड पाउंदा है तो निथर के हर शय सामने आ जाती है। ये तो इमरान खान ने सियासत में रंग कार्ड डाला तो आप जैसी जो सियासी मैल थी वो उतर के साफ हुई, तो हमें पता चला आप तो खोटा सिक्का है। अब आपका सियासत में कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको कोई खरीदता नहीं है। एक नून लीग है जो अभी भी जीटी रोड की पार्टी बच गई है, वो आपके पीछे लगी हुई है। तुसी हो जिन्होंने ना किसी का अपना घर वसाया ना किसी का वसन देना है। सो आप सियासी तलाकें करने वाली माई हैं, इसके आगे आपका कोई किरदार नहीं है। सो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप सियासत करें जो कि आप इमरान खान के खिलाफ नहीं कर सकते। आपने यहूदी एजेंट का इल्जाम लगाया था, बाद में आप ही की एक पार्टी के बंदे ने रूए रवा ने यह माना कि नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ ने आपकी पार्टी के बंदे को इजराइल के साथ मुज़ाकरात करने भेजे और अब वो मुज़ाकरात नवाज शरीफ के कहने पे आपकी पार्टी के बंदे ने किए। वो कौन सी बात थी जो आपने अपने मुंह से निकाली और मेरे सोने रब ने वो तुम्हारे सामने नहीं लिया दी? सो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनदेखे हाथों की सपोर्ट होती तो आज हमें जोड़ तोड़ के हुकूमत बनाने की जरूरत ना होती। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि सिस्टम में उस टाइम भी नून लीग का बहुत बड़ा स्टेक था और उन्होंने बड़े पैमाने पे छोटे लेवल पे रहते हुए बहुत सारी धांधली की, जिसके लिए हम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आ रहे हैं। तो आप सियासत करें, लेकिन इस तरह की मुल्क के साथ बेवफाई मत करें। और अगर आप करेंगे तो आपका कच्चा चिट्ठा भी सामने रखेंगे और आपको हर सूरत जवाब देंगे। रही बात मैं फैसलाबाद के लोगों की बात करूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसलाबाद के अंदर आपके जो बहुत सारे खदशात थे सड़कों से रिलेटेड, गिरदो नवा की सड़कों के रिलेटेड, वो भले चनोट की सड़क हो, भले जनावाला की हो, भले समुद्री रोड हो, भले ये झंग रोड हो, आपको पता है जब आप सड़कें टूटने का कंप्लेन करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी, 15-15 साल से। ये आपको पता है,
ये नून पीपल्स पार्टी दोनों चलेगी। क्या ये चिन्नौट की सड़क बनी? क्या ये जड़ावाला की सड़क बनी? समुद्री रोड बनी? लेकिन इंशाल्लाह इस साल में इनकी मरम्मत आपके सामने शुरू होगी। आपके दूसरे काम भी अब प्रायोरिटी पे होंगे। मुल्क के पास अब इमरान खान के पास कुछ आया है आपको देने। पहले तो ये लूट के निचोड़ के छोड़ के गए थे चोर। आपके सवाल जी। लोगों का ये गुमान है कि वहां पे सिलेक्टिव गवर्नमेंट बनाने के लिए डीजीआईएसआई वहां पर है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डीजीआईएसआई का जो दौरा है काबुल का, उसके ऊपर एक तो आईएसपीआर जवाब देंगे और अगर फॉरेन ऑफिस की कोई उसमें बात हुई तो वो जवाब देंगे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तर्जुमान हूँ। मेरे ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ है मैं उसी का जवाब दूंगा। दूसरे सवाल जो हैं वो रेलेवेंट फोरम के ऊपर किए जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तान अमन में सबके साथ खड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी है, कॉन्फ्लिक्ट में हम हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े में, अमन में सबके हिस्सेदार। बड़े मुबादला के जो ज़खायर हैं वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गए हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ डॉलर की जो कीमतें हैं वो भी तारीख की बुलंदतरीन सतह पे हम देख रहे हैं। महंगाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी पे वज़ीर आज़म को कल कमेंट किया है कि वज़ीर आज़म कहते थे अगर कोई चीज़ महंगी हो तो समझ लो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। क्या कहेंगे इस पे? चीज़ें बढ़ रही हैं डॉलर की। देखिए, एक बात आपको समझ आनी पड़नी है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस ब्रिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। आप सहाफी हजरात पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ गूगल कीजिए कि इस टाइम पूरी दुनिया का कोरोना के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? वो इन्फ्लेशन है। आप कॉटन देख लें पूरी दुनिया में, खाने को तो एक बाद में बात करते हैं। पेट्रोल देख लें, एलएनजी देख लें, सरिया देख लें, आयरन, सीमेंट देख लें, स्टील सरिये को। आप कोई कमोडिटी दुनिया की मुझे बता दें जो सस्ती हुई हो पिछले 2 साल में पूरी दुनिया के अंदर। कोई रेट 80% बढ़ा है, कोई 50% बढ़ा है, कोई 60% बढ़ा है। चीनी, चाय, कॉफी, हर चीज के रेट पूरी दुनिया के अंदर बढ़े हैं। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। रही बात डॉलर की, तो जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, आपकी इंपोर्ट खुलती है, तो डॉलर पे प्रेशर आएगा। एक काम इनकी तरह वाला हम कर सकते हैं कि पैसा जाली तरीके से झोंके और डॉलर ना बढ़ने दें, लेकिन उससे क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा। आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टीरॉइड्स पे चली जाएगी वापस, जिसको हमने ठीक किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि महंगाई यहां नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई और यहां भी हुई, और हुकूमत शब और रोज उस पर कोशिश कर रही है जितना कंट्रोल कर सके करे, और आगे भी करेंगे। देखें, ये मुझे भी इस बात का एक्सपीरियंस हुआ। आप लोग पता नहीं मेरे से एग्री करें या नहीं ना करें। किसी दिन तुसी रज के रोटी खा लो तो खाब ज्यादा आंदे, बहुत ही रज के खा लो, ते जे उत्तों तुसी कोई लस्सी शस्सी पी लो तो होर आंदे ने। मैनू लगता है मौलाना साहब किते दावत ते गए सन किसी दे घर, ते रोटी ज्यादा रज के खा ली है, तो उन्होंने लगता है कि असीं पैगाम भेजे। मौलाना साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ मौलाना साहब ਦੀ ਇਨਕਮਿੰਗ भी बंद है तो आउटगोइंग भी बंद है, कोई उन्होंने पैगाम नहीं भेज रहे। जी गिल साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस प्रोग्राम को लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ही नाम किया हुआ है, तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि आपने जो गिले शिकवे मौलाना साहब को आईना दिखाने की कोशिश की है, करप्शन जो है वो बेनकाब करने की कोशिश की है। आप मुक़्तदिर कुव्वत हैं, आपकी हैसियत वह मुक़्तदिर है, आप पब्लिक नहीं है। 4 साल से आप किस चीज़ को देख रहे हैं? क्यों मौलाना फजलुर रहमान को नहर में क्यों नहीं जीता गया? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका इसलिए अच्छा सवाल है कि आप, क्योंकि सहाफ़ी का जो सवाल होता है, मैं आम आवाम के लिए बता दूं को ज़रूरी नहीं होता कि सहाफ़ी को पता नहीं होता, उसको तो पता होता है जवाब। वो अवाम के जहन का सवाल यहाँ पूछता है, जो अवाम पूछना चाहती है वो उसकी ज़ुबान बनता है। सो आम पब्लिक यही समझती है। तो मैं करेक्शन कर दूं, नैब हमारे नीचे नहीं है, अदालतें हमारे नीचे नहीं है, हम इनको सजा नहीं दे सकते। हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें इनको सजा मिले, और वो हमने बनाया हुआ है।
कोई एक इल्जाम बताएं जहां पर हमने किसी को छुड़वाया हो, अपना या पराया। अब आम शहरी घर में बैठा यही सोचता है कि आप हुकूमत में आप फजल रहमान को पकड़ के सजा दे दें। वो और हुकूमतें थी जो मुखालफिन की जुबानें काटती थी, जो बकरी चोरी भैंस चोरी के मुकदमात बनाती थी। ये हुकूमत जो है ये करप्शन की, अगर हमें आप जमीन बता दें हम बुलडोजर चला के जो हमारे इख्तियार में है उसी दिन वापस ले लेंगे। वो है हमारे इख्तियार में। क्या वो वापस ली हमने अरबों रुपए की जमीन या नहीं? जवाब है हाँ। अब अगर इन्होंने कोई माल खाया है, करप्शन की है, उसका रेफरेंस नैब ने बनाना है जो हमारे नीचे नहीं है, उसको सजा अदालतों ने देनी जो हमारे नीचे नहीं है। तो इसलिए गवर्नेंस के सिस्टम को समझे। हर चीज पर कादर जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात है। उसके बाद जो इंसान है नीचे, उनको अल्लाह ने बांट के जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ऐसे ही हुकूमत के जिम्मे भी बांट के हैं। हुकूमत के जिम्मे जो काम है उसमें कोई कोताही है तो बताइए। तुसी वैसे एक सवाल कर लिया, मैंने मसला नहीं, मैं दूजे दोस्तों की बारी भी आन दे। अच्छा चलो ले पढ़ाओ जी पढ़ाओ। बयानात अभी तक अलग अलग हैं, एक एजेंडे पे नहीं होंगे। आप लोगों ने कोई इस तरह का काम कर दिया कि उनको? देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी मलिक अहमद साहब को अपना तर्जुमान लगाया है और मलिक साहब ने मुझे खाना खिलाना, उन्होंने एक शर्त लगाई थी मेरे साथ चंद दिन पहले कि अगर सितंबर अक्टूबर में सियालकोट खारियां मोटरवे के ऊपर कोई काम शुरू हो जाए प्रैक्टिकली, तो वो दावत शराज ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे। ते मलिक साहब मेरे पिंडां दे लोग तैयार ने, बसां साडे कोल है ने। हुण कैमरे दे राहीं मैं तुहानूं दसना, सानूं दावत दिओ, कल्लियां ते मैं आना नहीं इन्हां भरावां दे बगैर। दसो तुसीं सानूं भावें चणियां दी दाल खाओ ते भावें तुसीं सानूं पानी पियाओ सादा, तुसीं एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली तो जिस दिन तुसीं दावत देनी असीं हाज़र हो जाना है। पहली गल। दूसरी बात यह है कि ये जिस दिन एक जमात के सदर ने यह कहा कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, उसकी पार्टी में से एक अदना कनीज ने कहा कि यह उनका जाती ख्याल है। चलो मैं कोई बयान देता हूं ना, या हमारा कोई तर्जुमान बयान देता है तो पार्टी को लगता है यार को मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है, तो जान कई दफा हम लोग छुड़ा लेते हैं सियासतदान ये कह के कि ये जाती सोच है, ताकि तुसी मीडिया वाले माफी दे दो 2-4 दिन गल अगे तुर पे, क्यों गिल साहब। लेकिन कभी ये दुनिया ने ये माजरा देखा था कि पार्टी का सदर एक बयान दे और पिछों उठ के कोई कवे तो जाती ख्याल है। मसलन तुहाडे अब्बा जी कहन किसी नूं फोन करके कि अज साडे घर फलानी शह घल दिओ, तुसीं फोन करके कहो ते कमला एवें मारदा रहिंदा है, तुसीं अपनी मर्जी करो। यह काम होया जी शहबाज शरीफ नाल। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे ज्यादा इनकी बेइज्जती नहीं हो सकती। उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय मलिक अहमद खान साहब दे दिए कि अब ये मेरे तर्जुमान है, अब ये भुगतेंगे। तो मलिक साहब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, वो मेरा नहीं ख्याल इन कनीजों के साथ पूरे आ सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम है सुबह से शाम तक झूठ बोलना। तो शहबाज शरीफ साहब को माफ कीजिएगा, अगर अपने रुतबे का ख्याल नहीं तो पार्टी की सदारत, किसी भी पार्टी की सदारत के रुतबे का होना चाहिए। बेहतर यह है कि लूट मार का माल वापस करें और ताकि यहां पर वापस सियासत कर सकें, अपनी रोज ये बेइज्जती ना करवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।